वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे अनीमा, जो कि हमने लिया है फंडामेंटल और नर्सिंग में से। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में से लिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सी स्लाइड में इसमें से स्किप भी कर दूंगी ताकि वीडियो लेंदी ना हो जाए, और जो इम्पोर्टेंट है वो आप जो कि आप बोल सके, एग्ज़ाम में अगर आए तो लिख सके, उतना जितना भी सफिशिएंट है उतना मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, और बाकी मैं स्किप भी कर सकती हूँ क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए, लेकिन नोट्स आपको पूरे प्रोवाइड करूँगी। तो जो एनीमा होता है वो इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्लूइड, यानी कि एनीमा क्या है, एक फ्लूइड है जिसको कि इंट्रोड्यूस किया जाता है किसके थ्रू, रेक्टम के थ्रू, लोअर बाउल में, ठीक है, यानी कि रेक्टम वो इंटेस्टीन में, जिससे कि वो क्या होगा, क्या हो जाएंगी, क्लीन होंगी, और उसमें मेडिकेशन या नरिशमेंट के लिए भी इसको डाला जाता है। क्लीन का मतलब हो गया कि जो भी फिकल मैटर उसमें इम्पैक्ट है वो सब रिमूव हो पाए, ठीक है, जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह में। और इसके लिए रिक्वायरमेंट आर्टिकल ज़्यादा नहीं है। एनीमा ट्यूब होना चाहिए जो कि एक स्टैंडर्डाइज एनीमा ट्यूब होगा, एनीमा पॉट होना चाहिए, रबर एनीमा कैथेटर होना चाहिए, और जो सलूशन है वो होना चाहिए, ठीक है। और ये जो प्रोसीजर होगा, पेशेंट को लाई डाउन, मतलब पेशेंट को लेटाएंगे बेड पे, हार्ड बेड में, उसके बटक्स को थोड़ा हाई करेंगे उसकी बॉडी से, और उसमें जो होता है एनीमा बैग को जो होता है ऊपर जो नेल होती है यानी कि कील होती है उस पर हैंग कर देंगे, जो हाइट पे थोड़ी। और वैसे तो हॉस्पिटल में आईवी स्टैंड वगैरह होते हैं, जो हाइट होगी वो 3 फीट होगी बॉडी से, जो एनीमा बैग की। और उसमें नोज़ल होना चाहिए जो कि इंट्रोड्यूस किया जाए रेक्टम पे, यानी कि जो कैथेटर होता है उसमें नोज़ल होगा आगे से, जिसको कि रेक्टम के थ्रू इंसर्ट किया जाएगा। और इसको ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए उसमें एक कॉर्क होगी, मतलब एक रेगुलेटर होगा जो एनीमा ट्यूब होगी, ठीक है, जिससे कि क्या हो सके, जो वाटर हो सके उसको रेक्टम के थ्रू जो होता है अच्छे से फ्लो कर पाए अंदर, उसके रेक्टम के। और जो पेशेंट होगा उसको बोलेंगे कि जो 10 मिनट तक वो क्या कर सके, फास्ट वॉक करे, जिससे कि उसके बाद ही वो इवैक्यूएट करे। तो इसमें पोजीशन जो होती है ये इस तरीके की बनेगी। एक तो लेफ़्ट लेटरल पोजीशन बना सकते हैं, ये देखिए, जो कि ज़्यादा कंफर्ट होती है, और एक नी चेस्ट पोजीशन इसमें बन सकती है, ठीक है। और जो बच्चे होते हैं 2 से 0 to 2 ईयर तक के बच्चे होते हैं, उसमें इस तरीके से उसको दिया जाता है। अगर देना है तो ये भी दे सकते हैं, ये भी। और 2 to 12 ईयर के बच्चों को इस तरीके की पोजीशन बनती है, यहाँ पे नी लगा, यहाँ पे पिलो वगैरह से हाई करके, और रेक्टम को उसके हाई करके दिया जाता है। और more than 12 ईयर के उसमें इसकी रेक्टम इस तरीके से भी इसकी नी चेस्ट की पोजीशन बना के दी जाती है। और लेफ़्ट लेटरल पोजीशन तो काफ़ी कंफर्टेबल होती है पेशेंट को। और इसमें जो टाइप होते हैं, साइज के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, और इंग्रेडिएंट के अकॉर्डिंग, इनको 3 उसमें हम बांट सकते हैं टाइप्स में, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। और इवोक्वेंट और रिटेन एनीमा, इवोक्वेंट एनीमा और रिटेन एनीमा करके भी आप लिख सकते हैं, जिसमें कि इवोक्वेंट में आप ये सब नाम लिखेंगे और रिटेन में आप ये सारे नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और आप इसमें से एक चार्ट भी बना सकते हैं कि एनीमा डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि 2 टाइप्स, जैसे कि एक हो गया नॉन रिटेनिंग अनीमा और एक हो गया रिटेंटिव अनीमा, ठीक है, यानी कि जो कुछ जो कि एक तो एक्सपल किया जाएगा और एक थोड़ी देर रखा जाएगा अंदर। तो इस तरीके से 2 तरीके के अनीमा होते हैं। तो जो नॉन रिटेंटिव अनीमा होगा, जो नॉन रिटेंटिव अनीमा होगा उसमें लार्ज होगा और स्मॉल, यानी कि एक लार्ज टाइप होगा और एक स्मॉल। लार्ज में ये सब आएंगे, जिसमें भी प्यूरगेटिव हो गया, और ये वाले अनीमा आ जाएंगे इसमें। परगेटिव अनीमा होगा जो कि सोप एंड वाटर का होगा। क्लीनिंग अनीमा होगा जो कि नॉर्मल सलाइन और प्लेन वाटर का होगा। और कार्मिनेटिव अनीमा हो गया जिसमें टर्पंटाइन, सोप और वाटर, मिल्क एंड ये जो हो गया ना मोलेसिस, यानी कि जो चीनी, मोटी चीनी जो होती है कण वाली, वो हो गई। और डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी इसमें जो लार्ज वाला होता है, इसमें डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी जो किया जाता है वो भी लार्ज में ही आएगा, जिसमें बेरियम सल्फेट वगैरह इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। और एक कोल्ड हो गया जिसमें कि आइस वाटर से देना पड़ता है। उसी तरीके से जो रिटेंटिव अनीमा हो गया, इसमें जो हो गया स्मॉल वाले आएंगे, जिसमें कि न्यूट्रिएंट आ गया, इमोलिएंट आ गया, और स्टिमुलेंट अनीमा आ गया, और सडेटिव अनीमा आ गया, ठीक है। ये चार्ट भी आप बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइज़ में। लार्ज हो गया और स्मॉल दोनों होते हैं। इसकी गाइडलाइन के अनुसार अगर आप देखें तो जो अडल्ट और चाइल्ड और इन्फेंट, 3
इसमें डिवाइड कर दीजिए। साइज में इसमें जो अडल्ट होगा, जो इसकी रेक्टल ट्यूब की जो साइज होगी अडल्ट के लिए वो 20 to 30 गेज की होगी, और जो चिल्ड्रन होंगे उसमें 14 to 18 नंबर, और जो इन्फेंट होंगे उनमें 12 नंबर की होगी। और जो अमाउंट होगा सोल्यूशन का वो 500 to 1000 ml होगा अडल्ट के लिए। चिल्ड्रन के लिए होगा 250 to 500 ml, और इन्फेंट के लिए होगा 250 टू उससे कम। तो ये इसके सोल्यूशन के अमाउंट हो गया, इतना ही तक दे सकते हैं। और अडल्ट में उसका जो ट्यूब कितनी तक इंसर्ट करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ट्यूब इंसर्शन जो होगा 7.5 से 10 सेंटीमीटर, यानी कि 3 to 4 इंच तक इंसर्ट कर सकते हैं अडल्ट में। और जो चिल्ड्रन होंगे उसमें 5 to 7.5 सेंटीमीटर तक इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि 2 to 3 इंच तक, ठीक है। और 2.5 से लेकर 3.75 तक इसमें इन्फेंट में इंसर्ट करेंगे, जिसका मतलब है 1 से लेके, यानी कि इंच में अगर देखें तो 1 to 1.5 इंच तक इसमें इन्फेंट में इंट्रोड्यूस करेंगे ट्यूब को, ठीक है। इतना ही तक अंदर करेंगे। और जो सोल्यूशन होता है उसका जो टेम्परेचर होगा वो 40 से लेके, यानी कि 40.5 से लेके 43 सेल्सियस तक अडल्ट में देंगे, और 37.7 डिग्री सेल्सियस तक का चिल्ड्रन में देंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका अमाउंट। फिर उसके बाद हो गया इंग्रेडिएंट। तो इसमें जो होता है इंग्रेडिएंट में वाटर एनीमा होगा, नीम एनीमा होगा, बटर एनीमा हो गया, बटर मिल्क एनीमा, कॉफ़ी एनीमा, और रेक्टल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और कोई भी ड्रग जैसे कि एनेस्थीसिया वगैरह की जो ड्रग होती है वो। तो ये आप इंग्रेडिएंट में लिख सकते हैं। इंग्रेडिएंट मतलब होता है एनीमा में कौन कौन सा चीज़ें आप दे सकते हैं, किस चीज़ का एनीमा है वो, ये होता है जो जो चीज़ें उसमें मिक्स होती हैं। ये इंग्रेडिएंट में ये भी रखे हैं, ये सब इसके नेम है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कि इसके अमाउंट हो गया ये, और ये इसके इंग्रेडिएंट हो गए, तो ये आप इसमें देख सकते हैं। फिर है प्रोसीजर, नहीं सॉरी प्रिकॉशन में एयर बबल नहीं होना चाहिए। जब आप इसको अनीमा देते हैं पेशेंट को, तो उसमें एयर बबल जो होते हैं पाइप में वो नहीं होने चाहिए, यानी कि जो उसको रिमूव करना चाहिए पाइप में से, ठीक है। यानी कि जो कैथेटर है उसमें से रिमूव करना चाहिए। जैसे कि जब एयर ड्रिप लगाते हैं ना, आईवी फ्लूइड लगता है, तो ड्रिप में कुछ भी नहीं बबल होना चाहिए एक भी, तो उसी तरीके से इसमें भी बबल नहीं होना चाहिए। और जो डीप ब्रीदिंग करानी चाहिए पेशेंट को जिस समय कि वाटर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। जैसे अनीमा देते समय पेशेंट से बोलना चाहिए कि वो गहरी गहरी सांसें लें, ठीक है। और प्रॉपर लुब्रिकेट होना चाहिए, लुब्रिकेशन होना चाहिए उसके ट्यूब का, वो मतलब जो भी नोज़ल है, यानी कि जिसको कि रेक्टम के अंदर डाला जा रहा है, वो प्रॉपर लुब्रिकेंट होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि इंजरी वगैरह ना हो, ठीक है। और डूज और डोंट इसमें देख सकते हैं क्या करना है और क्या नहीं कर सकते हैं। तो करने में तो इसमें यह है कि जो पेशेंट है उसको यूज़ जो कि ओकेजनली फॉर द लिविंग, मतलब उसको क्या करना चाहिए, रिलीविंग करना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन से रिलीव करने के लिए उसको कभी कभी एनिमा लेना चाहिए, ठीक है। या फिर कुछ जो कोलोनोस्कोपी वगैरह की प्रिपरेशन हो रही तब लेना चाहिए। और ये इसमें जो होता है यूज़ मतलब अंडर डॉक्टर के ऑर्डर से लेना चाहिए, फिजिशियन के। और उसको कहाँ से लेना चाहिए, कोई भी ड्रग स्टोर से लेना चाहिए, अपने आप से नहीं बनाना चाहिए। और डोंट में क्या करना चाहिए कि डिपेंड ऑन एनीमा एवरी फॉर एवरी बावल मूवमेंट, यानी कि इसमें डिपेंड नहीं होना चाहिए कि हर बावल मूवमेंट में उसको डेली हर समय एनीमा लेना पड़ रहा, ये नहीं करना चाहिए, मतलब डिपेंडेंट नहीं हो जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए, क्रिएट एनीमा एट होम यूजिंग हाउस होल्ड मेथड, ये नहीं बनाना चाहिए अपने आप से घर पे, ये किसी ड्रग स्टोर से लेना चाहिए। और जो इंट्रोड्यूस अदर मटेरियल, यानी कि जो विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें उसमें अपने मन से नहीं इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, ठीक है। और इंडिकेशन क्या है, मतलब कब कब दिया जा सकता है, या तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा पेशेंट को, यानी कि उसको मोशन क्लियर नहीं है तब देंगे। डाइजेस्टिव ऑर्डर, उसको जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, तब भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तब एनीमा दे सकते हैं। डायरिया है तो दे सकते हैं, ओबेसिटी में दे सकते हैं, वार्म इन्फेस्टेशन में दे सकते हैं। डायरिया में उसकी कंडीशन को देखने के लिए कि किस तरीके का फीकल मैटर उसमें पहुंच रहा है, तो इसलिए देना होता है, ठीक है। और ये तो मैंने आपको पहले इसका वो बता दिया था डायग्राम।
कॉन्ट्राइंडिकेशन ये हेडिंग ज़रूर लिख लीजिएगा आप, जब भी कभी लिखने को आए तो, पेपर में क्वेश्चन आए तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में देखिए, अगर पाइल्स है यानी कि उसको हेमरॉइड्स है तब नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग हो रही है तब नहीं देना चाहिए। एक्यूट इन्फ्लामेशन है कोलन का तब नहीं देना चाहिए। अल्सर है तब भी नहीं देना चाहिए। प्रेगनेंसी है तब भी नहीं देना चाहिए। और रेक्टम मेलिग्नेंसी है, कोई मेलिग्नेंसी यानी कि कोई सी है उसका रेक्टम का, तो भी नहीं देना चाहिए। उसके अलावा ये कुछ और भी हैं, जैसे कि एक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन में नहीं देना चाहिए। मायोकार्डियल इन्फाक्शन, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन है या फिर कार्डियक प्रॉब्लम है तो भी अवॉइड करना चाहिए। अपेंडिसाइटिस में अवॉइड करना चाहिए। और कोई भी ऑब्स्टेट्रिकल जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है, लाइक एंटीपार्टम हेमरेज है या फिर उसकी मेम्ब्रेन जो होती है लीकिंग है, उसमें पीआर मतलब वो जो प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है तो भी नहीं देना चाहिए। और अगर ये जो रिसेंट सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है कोई भी उसका लोअर इंटेस्टाइन ट्रैक का, तो इंटेस्टाइनल ट्रैक का तो भी नहीं देना चाहिए। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो भी नहीं देना चाहिए। और इन्फ्लामेशन एंड जो भी इन्फेक्शन है एब्डोमेन का तो भी नहीं देना चाहिए। ठीक है, पर्पसेस क्या होंगे ये हेडिंग आप लिख सकते हैं सारे। इसमें क्या होता है, डेफिकेशन को स्टिमुलेट करने के लिए दिया जाता है, जिससे कि ट्रीटमेंट ये जो कॉन्स्टिपेशन है उसको ट्रीट किया जाए। यानी कि जब कॉन्स्टिपेशन होगा तो जो एनिमा देते हैं तो जो डेफिकेशन होगा वो स्टिमुलेट होगा, यानी कि वो सॉफ्ट होगा और वो उससे उसका क्लींजिंग होगी। तो ये सिंपल इसमें सिंपल इवाक्वेंट एनीमा दे सकते हैं। और क्या करते हैं, फिकल मैटर को सॉफ्ट करने के लिए ऑयल एनीमा देने का देते हैं इसमें एडमिस्ट। और जो मेडिकेशन को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए सेडेटिव एनीमा देते हैं। यानी कि ये सारे पर्पस है, इस डेफिकेशन को स्टिमुलेट करने के लिए, फिकल मैटर को सॉफ्ट करने के लिए, मेडिकेशन को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए जैसे कि सेडेटिव हो गई, और जो कुछ प्रोटेक्ट एंड सूथ जो रिफ्रेश होता है यानी कि उसको सूदिंग के लिए, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसके लिए, उसको रिफ्रेशमेंट देने के लिए, तो वो भी इसमें कर सकते हैं। कि जो इंटेस्टीन होती है, इंटेस्टीन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके रिफ्रेशमेंट यानी कि उसको उसकी सूदिंग के लिए और प्रोटेक्शन के लिए दे सकते हैं। डायरिया को चेक करने के लिए दे सकते हैं, तो उसमें इमोलियन एनीमा देना पड़ेगा। और जो भी इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए देंगे, तो उसमें एंटी हेलमेंथिक एनीमा देंगे। और रिलीव द गैसेस डिस्टेंशन, और गैसेस के डिस्टेंशन को रिलीव करने के लिए कार्मिनेटिव एनीमा देंगे। ठीक है, और पर्पसेस में कंटिन्यू करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेट द फ्लूड एंड न्यूट्रिएंट देंगे उसको। इसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए भी देते हैं जिसमें कि फ्लूड और ये होता है न्यूट्रिएंट, इसमें न्यूट्रिटिव एनीमा देंगे इसको। रिलीव इन्फ्लामेशन को करने के लिए देंगे, इन्फ्लामेशन है तो उसको रिलीव करने के लिए एस्ट्रिंजेंट एनीमा देंगे, जिसमें कि गार्लिक के किलिंग पैरासाइट्स होंगे। गार्लिक एनीमा हो गया उसमें, ऑलिव और ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए काम आता है। और एलोवेरा वाला दे सकते हैं इसमें, जो कि इन्फ्लेम टिश्यू और जो हेमरॉइड होती है उसको क्योर करने के काम आएगा। तो ये हो गया इसके पर्पस। और टू इंड्यूस पैरासेट जो भी पैरास्टेल्सिस मूवमेंट होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी दे सकते हैं। और जो परगेटिव एनीमा होता है इसमें, इसके लिए जो होता है ये परगेटिव एनीमा देंगे। क्लिंजिंग एंड बावल, और इसके लिए कॉल्ड ऑल्सो इवाक्वेशन एनीमा भी इसको बोलते हैं। टू स्टिमुलेट द पर्सन, अगर पर्सन जो शॉक में है, कोलेप्स में है, तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए स्टिमुलेट एनीमा देंगे। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए कोल्ड एनीमा और आइस एनीमा, ये सब इसके पर्पसेस हो गए। ठीक है, क्लीन बावल करने के लिए, बाउल को क्लीन करने के लिए दे सकते हैं, जिसमें कि सलाइन वाटर एनीमा वगैरह होगा। और क्लीन कब करते हैं, जब सर्जरी वगैरह होनी हो बाउल की, और या फिर कोई एक्सरे होना है, एक्सरे स्टडी करनी है, तो बाउल क्लियर होनी चाहिए, इसलिए वो ठीक से विजुलाइज हो सके तो क्लीन बाउल करने के लिए देंगे। डायग्नोस को बनाने के लिए देंगे दिया जाता है, जिसमें कि बेरियम मील वगैरह है, तो ये इसके पर्पसेस में आएगा। और रेगुलर बाउल फंक्शन के लिए, और जो भी इंड्यूस एनेस्थीसिया के लिए, ये पर्पसेस हो गए इसमें। क्लासिफिकेशन अगर इसका देखें तो दो तरीके से, इवाक्वेंट एनीमा और रिटेंड एनीमा, इसको क्लासिफिकेशन करके भी लिख सकते हैं और पहले वाले को टाइप करके भी लिख सकते हैं। तो इवाक्वेंट में आकर सिंपल एनीमा आ गया, मेडिकेटेड एनीमा और कोल्ड एनीमा। रिटेन में आ गया स्टिमुलेंट एनीमा, न्यूट्रिएंट एनीमा, एमुलेंट एनीमा, सेडेटिव एनीमा और
जो एनेस्थेटिक एनीमा, ये आप चार्ट को याद कर सकते हैं। फिर इनके भी टाइप आप लिख सकते हैं कि सिंपल में कौन कौन से आएंगे, मेडिकेशन में मेडिकेटेड एनीमा में कौन कौन आएंगे और कोल्ड एनीमा में कौन कौन आएगा। तो ये सब किस टाइप के आएंगे, तो जैसे मेडिकेटेड इवैक्यूएंट एनीमा में ऑयल एनीमा, परगेटिव एनीमा, एस्ट्रिंजेंट एनीमा और एंटी हेलमिंथिक एनीमा और कार्मिनेटिव एनीमा। ठीक है। अब इसके आप वन वन बाई करके, मतलब एक एक करके आप वन बाय वन ले सकते हैं और उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे कि ये है सिंपल इवाक्वेंट एनीमा का पर्पसेस, ये आप सब लिख सकते हैं, वो सेम ही है। और इसके सोल्यूशन में जो है वो बस ये देख लीजिए, ये आप पढ़ लीजिएगा कि सोप एंड वाटर, इसका सोल्यूशन सोप एंड वाटर होगा, जो कि सोप जेली, मतलब जेली लाइक से सोप को जेली टाइप का बना के 50 ml से 1 लीटर तक दिया जाएगा नॉर्मल सलाइन, मतलब वाटर के साथ। नॉर्मल सलाइन भी दिया जाता है जो सोडियम क्लोराइड वगैरह, और 1 TSF लीटर ऑफ वाटर में टैप वाटर लिया जा सकता है इसके लिए। और इसका जो सोल्यूशन होता है अडल्ट में 500 से 1000 ml तक होगा, यानी कि 1 to 2 pint, हालांकि पाइंट अभी चलता नहीं, आप यही इसी में लिख सकते हैं। चिल्ड्रंस में 250 to 500 ml होगा और इन्फेंट में 250 से कम होगा। तो ये अमाउंट हो गया। टेम्परेचर हो गया कि अडल्ट अगर में दे रहे हैं तो 150 से 110 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहीट तक देंगे, और चिल्ड्रन में 100 से 100 डिग्री फ़ारेनहीट तक देंगे। ओके। फिर ऑयल अनीमा हो गया, तो उसके भी आप पर्पसेस लिख सकते हैं। उसके बाद ये सब कि वो फीकल मैटर को सॉफ्ट करने के लिए दिया जाएगा। और क्या दिया जाएगा, जब भी कोई ऑपरेशन रेक्टम की हो रही है, पेरिनियम की हो रही है, तो उसके बाद उसको जो, अगर ये पेरिनियम रेक्टम की सर्जरी के बाद पहला बावल मूवमेंट करना हो तो उससे पहले ऑयल एनीमा दे दिया जाएगा। और उसके बाद ताकि उसको फिकल मैटर सॉफ्ट हो, और क्या हो कि जो वुंड है उसको अवॉइड स्ट्रेनिंग, अगर वो स्ट्रेनिंग ना लगाएगा, स्ट्रेन नहीं लगाएगा, नहीं, उससे प्रिवेंट करने के लिए दिया जाएगा, जिससे कि इंजरी ना हो सूचर मटेरियल पे, उसके वुंड पे। क्योंकि अगर वो प्रेशर लगाएगा तो उसको क्या होगा कि सूचर मटेरियल पे, और जो सूचर है और वुंड है उसमें इंजरी हो सकती है। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए ये अनीमा दिया जाएगा, ऑयल अनीमा। ठीक है। कब? बिफोर ऑपरेशन, मतलब आफ्टर ऑपरेशन ऑफ रेक्टम और पेरिनियम सर्जरी के, ताकि जो फर्स्ट बावल मूवमेंट कर रहा है जब, तो पेशेंट। ठीक है। और ये जो रिटेन और हाफ एन आवर के लिए दिया जाएगा, इसको 1 से आधे से 1 घंटे तक का अंदर रखना पड़ेगा, रिटेन करना पड़ेगा एनीमा को। और एक्सक्यूज मी, सोप और वाटर एनीमा इसको दिया जाएगा। ठीक है इसमें। और जो सोल्यूशन होता है वो ऑयल, जिंजर का, और ये कास्टर ऑयल, ये सब इसमें आते हैं, ये आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है। टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहीट तक होगा, अमाउंट 115 से 175 तक होगा। ठीक है। इसी तरीके से परगेटिव एनीमा भी आप दे सकते हैं, जो कि आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि ये कॉज ऑफ बावल को कॉन्टैक्ट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और जो भी कंटेंट है उसको इवोकेट करने के लिए दिया जाता है। और ये जो होता है, ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसकी लाइन को, यानी कि इट्स एक्ट देयर इरिटेटिंग इफेक्ट ऑन द म्यूकस लाइनिंग स्टिमुलेट पर, ये उसकी म्यूकस लाइनिंग जो होती है उस इंटेस्टाइन की, उसको इरिटेट करेगा, जिससे कि वो स्टिमुलेट होगी पेरिस्टालसिस के लिए, और जिसकी वजह से उससे क्या होगा कि बावल क्या होगा, मूव करेगा और वो इवैक्यूएट होगा। ठीक है। और स्ट्रेचिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, और जो इंटेस्टाइन होगी वो स्ट्रेच होंगी, जिससे कि क्या होगा, वाटर का फ्लो उसमें होगा, और जो ये होगा, जो कंटेन होंगे वो बाहर आएंगे। ठीक है। और इसका सोल्यूशन भी ये आप देख सकते हैं, ये ग्रीसलिन वगैरह, ये इसको सोल्यूशंस हैं, और इसके ये अमाउंट है, ये आप पढ़ सकते हैं। कार्मिनेटिक अनीमा जो होता है वो गैसेस को और डिस्टेंशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन को रिलीव करने के लिए दिया जाता है। ठीक है। और इसका जो सोल्यूशन होगा वो टर्पंटाइन होता है, मिल्क एंड मोलेसिस होगा, यानी कि जो ग्रेन्यूल्स होती हैं शुगर की, वो बोला गया है, और इसका अमाउंट इसमें लिखा गया है, आप देख सकते हैं। और जो एंटी हेलमिंथिक एनीमा है, इसके नाम से ही लग रहा है कि ये डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो वॉर्म्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, एक्सपेल आउट करने के लिए दिया जाता है। और इसको जो होती हैं बावल को क्लीन करने से, मतलब जब इसको दिया जाता है एंटी हेलमिंथिक एनीमा को देने से पहले बावल को क्लीन करना चाहिए, जो कि सोप एंड वाटर एनीमा उसको उससे पहले देना चाहिए, ताकि ड्रग का पूरा यूज़ हो सके। ठीक है। ड्रग जो होती है वो उससे ज़्यादा इफेक्ट हो, उसके
टच में, डायरेक्ट टच में आए वो वॉर्म्स के, और लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन के डायरेक्ट टच में आए, और वॉर्म जो होते हैं उससे डिस्ट्रॉय हुए, ठीक है। और जो सोल्यूशन होता है वो इसमें दिया जाता है, ठीक है। एक कोसा करके होता है जो कि थेरापेटिक हर्ब्स होता है, वो 15 ग्राम तक दिया जाएगा 600 ml वाटर में। इस तरीके से इसमें ये नेम लिखे हुए हैं, ठीक है। एस्टेंजिंग एनीमा जो होता है वो केमिकल कंपाउंड होता है, इसमें केमिकल कंपाउंड होगा जो कि जो बॉडी टिश्यू होते हैं इसको कंस्ट्रिक्ट करने में और श्रिंक करने में क्या करता है, अपना हेल्प करेगा, मतलब इसमें ये एबिलिटी होती है। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द टिश्यू एंड ब्लड वेसल करने का काम ये काम करता है, और ब्लीडिंग को चेक करेगा, इन्फ्लामेशन को चेक करने का काम इसमें एबिलिटी होती है। और ये क्या करता है, अमाउंट ऑफ म्यूकस डिस्चार्ज, जो म्यूकस डिस्चार्ज होता है उसके अमाउंट को कम करता है, और टेम्परेरी रिलीव करता है इन्फ्लेम एरिया में, ठीक है। जो भी इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसको ये टेम्परेरी टाइम तक रिलीफ देगा। और जो एस्ट्रिंजेंट एनीमा होता है ये कोलाइटिस और डिसेंट्री वगैरह में दिया जाएगा। और ये जो होता है इसमें कोलोनिक इरिगेशन करके इसका फॉर्म होता है, इस तरीके से भी इसको इरिगेशन की तरफ से भी इसको दे सकते हैं। बहुत स्लोली इसको रन किया जाता है ताकि उसका इफेक्ट ज़्यादा हो, ठीक है। इसका जो सोल्यूशन होता है वो ये लिखा हुआ है इसमें, टैनिक एसिड होगा, ये इसका अमाउंट है, और जो अलोम होगा वो इसमें दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें बता सकते हैं। सिल्वर नाइट्रेट हो गया 2% तक का सिल्वर नाइट्रेट। टेम्परेचर का सोल्यूशन जो होता है वो इतना होना चाहिए जितना कि पेशेंट टॉलरेट कर पाए, मतलब बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। और जो अनीमा, जो कोल्ड अनीमा होता है उसको आइस अनीमा भी बोलते हैं। ये जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तब देते हैं, जैसे कि हाइपर पायरेक्सिया में देंगे और हीट स्ट्रोक में देंगे, ठीक है। ये भी जो होते हैं ये भी उसको क्या करते हैं, मतलब जो क्रैम, ये जो हाइपरथर्मिया और एब्डोमिनल क्रैम्प्स वगैरह होते हैं वो इसके कॉम्प्लिकेशन, इसमें इसके अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है उसको कम करने के लिए दिया तो कॉम्प्लिकेशन में हाइपोथर्मिया भी हो सकता है और एब्डोमिनल क्रैम्प भी हो सकते हैं, ये कॉम्प्लिकेशन है। रिटेंशन एनीमा अगर देखा जाए तो इसमें ये वाले एनीमा आते हैं, स्टिमुलेंट एनीमा, ये सब चार्ट में से आप देख सकते हैं। इसमें शॉक, जब पेशेंट जो होता है शॉक में और कोलेप्स में जाता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए उसको स्टिमुलेंट करने के लिए इसमें दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि उसने कोई ये समटाइम गिव केस ऑफ पॉइजनिंग के केसेस में दिया जाएगा, जैसे कि कॉफ़ी अनीमा है, और ये कॉफ़ी अनीमा इज़ गिवन इन केस ऑफ ओपीमिया, और ये जो ओपियम पॉइजनिंग में ये दिया जाता है, यानी कि जो पॉइजनिंग केस होते हैं उसमें ये दे सकते हैं, ठीक है। और ये इनके जो सोल्यूशन है वो इनके ये नेम है, और उनके ये जो ग्रीन कलर से लिखा है ये अमाउंट है, ये आप देख लीजिएगा। सडेटिव अनीमा जो होता है वो सडेट करने के लिए दिया जाता है, ये सडेटिव ड्रग को इंट्रोड्यूस करने के लिए दिया जाता है, ये ड्रग के नेम हो गए, और ये डॉक्टर के ऑर्डर के बिना नहीं देते। तो एनेस्थेटिक एनीमा इसमें आता है, तो ये जो होता है एनेस्थीजिया के पर्पस के लिए दिया जाएगा। रिटेन ये जो होता है रिटेंशन एनीमा में आएगा। इसके अंदर में जो होता है एनेस्थीजिया को प्रोड्यूस किया जाएगा, तो ये जो ड्रग होती है ये इतना अमाउंट में इस तरीके से बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इसको दिया जाता है, ठीक है। और इमोलिएंट एनीमा हो गया, ये जो होता है ब्लड सोल्यूशन होता है, एक रेक्टम के थ्रू डाला जाता है, इसमें डायरिया को और सूदिंग को चेक करने के लिए दिया जाता है। इरिगेशन और इन्फ्लेम म्यूकस मेम्ब्रेन में ये रिलीफ देने के लिए जाता है। इसके लिए सोल्यूशन ये होता है जो कि स्टार्च ओपियम करके, स्टार्च एंड ओपियम होता है। ओपियम जो होता है 1 to 2 ml ऐड किया जाता है 120 से 180 ml ऑफ स्टार्च वाटर में, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन और इसके वो हो गए अमाउंट, ठीक है। न्यूट्रिएंट एनीमा हो गया, इमोलिएंट एनीमा हो गया, और न्यूट्रिएंट एनीमा हो गया, सोल्यूशन इसके ये हैं। और मेथड यूज़ किस तरीके से देते हैं इसको एनीमा को, कि एनीमा ट्यूब वगैरह जो होती है वो यूजिंग एनीमा केन और ट्यूब को यूज़ किया जाता है लार्ज अमाउंट में। ये तब यूज़ किया जाता है जब लार्ज अमाउंट में एनीमा देना हो। फनल और कैथेटर तब यूज़ किया जाता है जब क्वांटिटी स्मॉल हो, ठीक है। तो जैसे कि ऑयल वगैरह। ग्रीसलिन सिरिंज और कैथेटर एनीमा तब यूज़ किया जाता है जब स्मॉल क्वांटिटी होती है फ्लूइड की, तब ये दिया जाता है, ठीक है। जो इसका एग्जांपल है परगेटिव एनीमा। ड्रिप मेथड एनीमा तब यूज़ किया जाता है जब बहुत ही स्लोली ऑर्डर में उसको देना होता है कोई भी मेडिकेशन, कोई भी जो सोल्यूशन है वो ऑब्जॉर्ब, ताकि धीरे धीरे वो क्या हो, ऑब्जॉर्ब हो, जैसे कि न्यूट्रिएंट एनीमा इसका एग्जांपल है। तो ये हो गया एनीमा केन हो गया।
ये आप देख पा रहे हैं, ये अनीमा केन है और ये ट्यूब है और ये रेगुलेटर है जो कि ओपनिंग करेगा। और यहाँ पर ये देखिए नोज़ल, इसके थ्रू फिर यहाँ पे एनीमा पाइप इसमें लगी है। जिस समय तक पाइप इंट्रोड्यूस नहीं होती इसको बंद करके रखते हैं और जिस समय इसको हैंग कर लेते हैं। ये एनीमा केन जग टाइप का ही है, बना है इसमें, लेकिन वो बैग टाइप में भी होता है। तो इसकी हाइट जो होती है वो मेंटेन करके रखी जाती है। ठीक है, ये फनल वाला हो गया। ठीक है, ये फनल हो गया और ये इसका कनेक्टर हो गया। यहाँ पर ये रबर ट्यूबिंग है। ठीक है, और ये हो गया सिरिंज टाइप वाले अनीमा। ठीक है, जिसमें कि ये नोज़ल है और यहाँ से भी पाइप को ऐड करके पाइप इसमें लगा दी जाएगी आगे से, और मतलब जो कैथेटर होगा वो लगा के उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा रेक्टल के अंदर। ठीक है, और तब इसको यहाँ से दिया जाएगा। ठीक है, ये इसके साइज़ हैं, ये आप देख सकते हैं, जो कि हमने पहले भी देखा था। इसको लुब्रिकेंट करके देना चाहिए। ठीक है, और ये सब इसके साइज़ और हाइट है। और ये जो मेन पॉइंट है ये है कि हाइट जो अनीमा केन की होती है नॉट बी अबव 18 इंचज़, यानी कि 45 डिग्री सेंटीमीटर से ऊपर नहीं करनी चाहिए उसको एनएस से। ठीक है, मतलब इतना ही तक रखना चाहिए। एनएस से उसकी हाइट जो होती है 45 डिग्री से 45 सेंटीमीटर तक ऊपर होनी चाहिए, यानी कि 18 इंच तक होनी चाहिए। ठीक है, अनीमा केन की। ठीक है, और ये जो होती है इट शुड नॉट बी अबव 18 इंच 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे ऊंची नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें हमने देखा था अभी, और ये एक बार आप देख लीजिएगा। तो अब ये देखिए, अगर फनल से दे रहे हैं, फनल से, तो वो जो होता है शुड बी नॉट मोर देन 8 इंच। तो फनल की हाइट जो होती है रेक्टम से 8 इंच से ज़्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे दिया जा रहा है ना। तो इस तरीके से कुछ इसके टिप्स हैं, आप पढ़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा वीडियो लेंदी ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको जल्दी से यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। ठीक है, तो ऑयल अनीमा जो होता है वो रिटेन करना चाहिए 2 to 6, कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 2 to 6 आवर्स के लिए उसको अंदर रखना चाहिए ऑयल अनीमा को, जिससे कि फिकल मैटर सॉफ्ट हो सके। ठीक है, उसके बाद जो होता है उसमें सोप एंड वाटर अनीमा देना चाहिए फिकल मैटर के साथ, जिससे कि क्लींजिंग इजीली हो सके। और यही सब चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद क्लाइंट की क्लींजिंग, जब ये सब हो जाता है तो क्लाइंट को ठीक से प्रॉपरली क्लीन करके उसको पोजीशन देनी चाहिए, मतलब उसको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कर देनी चाहिए। ठीक है, तो ये सभी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, और क्योंकि ये कुछ चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट भी हैं। अदरवाइज जितना भी इम्पॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो लेंदी ना हो जाए, इसलिए मैं इसको यहीं पे फिनिश कर रही हूँ, पर नोट सारे प्रोवाइड कर रही हूँ आपको। तो थैंक यू गाइज for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe this channel. Good luck. Take care.